हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। कल हमने मटेरियल्स इन डेली लाइफ चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा था और आज हम उसी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और जो पीवाईक्यूज़ हैं ना, वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज़ ट्रांसलूसेंट। देखो, जो मटीरियल को लाइट पास होने के बेसिस पर ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट जो है वो कम्प्लीटली पास होती है, जैसे कि ग्लास। एक है ट्रांसलूसेंट जिसमें लाइट पार्शियली पास होती है, जिसको बोलते हैं, इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, बटर पेपर। और एक है ओपेक। ओपेक में लाइट पास नहीं होती, इसका जो एग्जांपल है वो है वुड। तो जो मटीरियल्स हैं उनको लाइट पास होने के बेसिस पर कितने उसमें डिवाइड किया जाता है, 3 टाइप्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तीनों का एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसपेरेंट का क्या है, ग्लास, और ट्रांसलूसेंट का क्या है, बटर पेपर। तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वाई इज कॉपर यूज इन इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स में जो कॉपर है ना उसका यूज क्यों किया जाता है। देखो, जो कॉपर है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स में कॉपर का यूज होता है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है ना वो गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लेक्सिबल भी है। इससे जो वायर्स है ना, जो छोटे छोटे तार होते हैं वो इजीली बन सकते हैं और ये ड्यूरेबल भी है। तो इसी वजह से जो कॉपर है उसका यूज किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक वायर्स में। देखो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के जो एमसीक्यूज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ दोनों मिक्स है। और आपका जो भी साथी सीटेट पेपर 2 साइंस की जो जुलाई में 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर बट अ वुडन पीस फ्लोट्स, द रीजन इज। देखो, इसने कहा है कि जो आयरन की नेल है ना वो सिंक होती है वाटर में, बट वुडन जो पीस है वो फ्लोट करता है। इसका क्या कारण है। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। और अगर डेंसिटी कम होती है तो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। अब आप खुद देखो, जो आयरन की डेंसिटी है वो क्या है, वाटर से ज़्यादा है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, वाटर से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें डूब जाएगा, सिंक। और जो वुड है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, इसलिए वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्लियर। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर। देखो, जो सोल्यूबिलिटी है ना उसका मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का वाटर में डिजोल्व होना। अब आप खुद देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो इनसोल्यूबल है। आप खुद देखो, जो सोल्ट है वो भी सोल्यूबल है, शुगर है वो भी सोल्यूबल है, जो एलम है वो भी सोल्यूबल है, लेकिन जो सैंड है ना, ऑप्शन सी, सैंड और वाटर को आप मिक्स करके देखना, जो सैंड है वो उसमें मिक्स नहीं होगा, वो जाके यहाँ पे नीचे सेटल होके बैठ जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू हैव शाइन इज कॉल्ड। देखो, जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स की शाइनी सरफेस को क्या कहते हैं, LUSTRE, लस्टर। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, शाइन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हार्नेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, हीट को इजीली पास नहीं होने देता। जब ये हीट को इजीली पास नहीं होने देता तो इसीलिए ये जो कुकिंग जो टूल्स हैं ना, हमारे यूटेंसिल्स जो हैं, वो हैंडल्स जो हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा हाथ नहीं जलता और सेफ हैंडलिंग होती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मटीरियल्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड। जो मटीरियल हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं उनको नेचुरल मटीरियल कहते हैं। इसके जो एग्जांपल हैं वो है वुड, कॉटन, वूल और सिल्क। ठीक है, इन्हें ह्यूमन बीइंग किसी कंपनी में, फैक्ट्री में आर्टिफिशियली हम इनको क्रिएट नहीं करते, ये हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल मटेरियल्स बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक मटेरियल। इनमें से कौन सा सिंथेटिक मटेरियल है। देखो, जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं ना वो मैन मेड होते हैं। ठीक है, उनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और केमिकल की हेल्प से। तो जो उनके एग्जांपल हैं वो क्या क्या है, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि वूल, कॉटन, सिल्क ये नेचुरल है, और जो नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर हैं वो क्या है, वो सारे के सारे
सिंथेटिक मटेरियल है, तो जो हमारा ऑप्शन भी है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। देखो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनको डिकम्पोज हो जाते हैं वो इजीली, ठीक है, हमारी जो अर्थ है उसमें मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि पेपर, लीव्स, वेजिटेबल वेस्ट। लेकिन जो प्लास्टिक और ग्लास है ना वो क्या नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, इसमें पेपर एक ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल है, बाकी के तीनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, मटीरियल्स दैट कांट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी बताया ना आपको कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसके जो एग्जाम्पल है प्लास्टिक, ग्लास और मेटल, ठीक है। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे हमारा राइट आंसर, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहेंगे हम उनको, ठीक है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रॉपर्टी अलाउज अ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग फोर्स। देखो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। इलास्टिसिटी का मतलब होता है फोर्स रिमूव होने पर मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, इलास्टिसिटी। जैसे एक रबर बैंड है, कल भी मैंने बताया था आपको, उसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो उसका जो वो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको फिर से उसके ऊपर से फोर्स को हटा दोगे ना तो वो फिर से अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा जिसमें वो था, नॉर्मल शेप में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो जो इस ऑप्शन भी है वो हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो जो मेटल्स होते हैं ना जनरली हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है और आयरन है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसीलिए जो मतलब जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं ना वो मेटल से बनाए जाते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल बेस्ड मटेरियल। एनिमल बेस्ड मटेरियल कौन सा है, देखो जो सिल्क वॉर्म है ना, सिल्क जो है वो किससे मिलता है, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, इसीलिए ये एनिमल बेस्ड मटेरियल है। और जैसे सिल्क है, वूल है, लेदर है, ठीक है, ये तीनों हमें किससे मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है, इसमें अब इसने सिल्क दिया हुआ है ओनली, ना वूल है ना इसमें लेदर है, ठीक है। अगर वो भी होते ना तो फिर ऑप्शन इस तरीके से आते, ए और बी, बी और सी, ऐसे करके घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे इतने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते आजकल सीटेट में। लेकिन इन क्वेश्चंस को करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन छोटे छोटे क्वेश्चंस से ही लेंथी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है क्वेश्चंस को करने का। अगर आपने मेरी मटेरियल्स इन डेली लाइफ कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी ना तो मैं प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप मैंने सीटेट की जितनी भी कॉन्सेप्ट और PYQs और MCQs वाली है ना वो सारी भी आप जाकर देखना। पहले दिन कॉन्सेप्ट कराती हूँ, उसके बाद फिर मैं MCQs और PYQs कराती हूँ। अगर पहले कॉन्सेप्ट को देखो, बहुत ईजी लैंग्वेज में कराया है मैंने, बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट डे उसके MCQs PYQs करोगे ना तो आपके बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन, कोई भी कमी नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्लास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है। प्लास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो प्लास्टिक जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होता, इसीलिए इन्वायरमेंट पोल्यूशन का क्या है, ये मेजर रीजन है, ठीक है। और प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर, ठीक है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमें तीनों ऑप्शन ये ऐसे करके देंगे आपको घुमा फिरा के, तो हर एक उसका नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल ये दोनों सेम है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सिंथेटिक ये सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो इनमें से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, जो प्लास्टिक है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होता, तो वही क्या है, वही नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बल्कि जो लीव्स है, वेजिटेबल वेस्ट है, कॉटन है, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट वेस्ट मटीरियल, वूल, सिल्क, कॉटन, लेदर। प्लांट से हमें देखो कौन सा वाला मिलता है, प्लांट से हमें इनमें जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, कॉटन हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है, वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। देखो मेनली जो यूटेंसिल्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेटल का यूज़ करते हैं क्योंकि जो मेटल है ना वो गुड कंडक्टर है हीट का, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग रबर बैंड्स। देखो रबर बैंड बनाने के लिए किसका यूज होगा,
जो रबर है ना वो इलास्टिक होती है, ठीक है, जो रबर है वो कैसी होती है, इलास्टिक होती है, तो उसको स्ट्रेच होने के बाद वापस से उसी शेप में हम उसको ला सकते हैं, तो इसीलिए किसका यूज होगा, रबर बैंड बनाने के लिए रबर का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मटेरियल्स दैट आर सॉफ्ट एंड ईजिली कॉम्प्रेस्ड आर कोल्ड। देखो जो मटेरियल सॉफ्ट होंगे, ईजिली कॉम्प्रेस्ड होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, जैसे स्पंज है, कॉटन है, फोम है, तो इसमें कौन, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। क्लॉथ्स बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज होता है, देखो इनका, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कॉटन। जो कॉटन है वो कपड़े बनाने के लिए यूज होता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है और स्वेट को अब्जॉर्ब करता है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, विच प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स हार्डनेस ऑफ मटेरियल। देखो अगर कोई मटेरियल हार्ड है तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हार्डनेस को शो करती है, एबिलिटी टू रेसिस्ट स्क्रैचिंग। अगर आप किसी भी मटेरियल के ऊपर ऐसे अपने नेल्स से स्क्रैच करोगे ना तो वो स्क्रैच नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी खरोच नहीं आएगी, ठीक है, तो यही उसकी प्रॉपर्टी है। तो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हार्ड कौन सा मेटल है, डायमंड, और सॉफ्ट कौन सा है, रबर। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, एबिलिटी टू रेसिस्ट स्क्रैचिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। देखो फर्नीचर बनाने के लिए ना मेनली वुड का यूज होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और ईजी टू शेप है। जो वुड है हम उसको इजीली किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, बल्कि जो बाकी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल बेस्ड मटेरियल। देखो जो मिनरल बेस्ड मटेरियल है ना वो आयरन है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जो आयरन है ना वो जो मिनरल्स है ना वो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। अगर ये ऑप्शंस में कोई भी आते हैं ना तो वो मिनरल बेस्ड मटेरियल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इनमें से कौन सा मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में लाइट कंप्लीटली पास होती है, तो जो इसके सही एग्जांपल हैं वो क्या क्या है, ग्लास हो गया, क्लीन वाटर है, एयर है, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ग्लास। अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड 5 CDP के क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ कि किस तरीके से मटेरियल से रिलेटेड CDP के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं CDP के क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, तो आपके 10 नंबर की प्रिपरेशन वो और 20 नंबर की ये यहाँ से पक्की हो जाएगी आपकी। देखो मैं, अगर आप मेरे साथ बने रहे ना चैनल पे, मैं सच में कह रही हूँ आपके 24+ नंबर कहीं नहीं गए, 20 से ऊपर ही नंबर आपके आएंगे, और वो आपके ऊपर है कि आप 28 तक भी ला सकते हो, क्योंकि बच्चों के जो मार्क्स कटते हैं ना, मेनली जिनकी साइंस अच्छी है उनके पेडागोजी के क्वेश्चन सही नहीं हो पाते, इसी वजह से मार्क्स कटते हैं 4 से 5। अगर आप साथ में ये भी प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो जो पेडागोजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, अ टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू क्लासीफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन मटेरियल्स दिस मेनली डेवलप। देखो एक टीचर है वो बच्चों से क्या कह रही है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ना क्लासीफाई करो बेस्ड ऑन मटेरियल। तो आप खुद देखो एक्सपेरिमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं ना वो खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सॉरी एक्सपेरिमेंट नहीं है यहाँ पे, सॉरी बच्चों, ये क्या है, क्लासिफिकेशन एक्टिविटी है, ठीक है। क्या है, क्लासिफिकेशन एक्टिविटी है। इसमें जो टीचर है जब स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को देखेंगे और उनको क्लासीफाई करेंगे, क्लियर, क्लासीफाई कब करेंगे, वो क्लासीफाई किस बेस पर करेंगे, पहले वो उनको कंपेयर करेंगे, उनके डिफरेंसेस को समझेंगे, उनकी सिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग। इससे बच्चों के अंदर क्या डेवलप होगी, एनालिटिकल थिंकिंग। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, एनालिटिकल थिंकिंग। टीचर ने क्या करा, बच्चों को ही बोल दिया कि आप क्लासीफाई करो और मटीरियल्स के बेस पर, ठीक है। तो जब देखो टीचर ने क्लास में ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, हर एक आजकल क्या है जो NCERT है ना, जो CTET है मेनली, वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर बेस्ड है मेनली। तो और आपने देखा भी होगा बुक्स में एक्टिविटी जरूर है, 2-2 3-3 एक्टिविटी है हर चैप्टर के साथ में। तो जब टीचर बच्चों को खुद से बोल रही हैं, वो उनके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाह रही हैं, बच्चे खुद से क्लासीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, डिफरेंसेस को समझेंगे। देखो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, हम बच्चों को क्लास में कितने भी अच्छे से समझा दें, लेकिन जब तक बच्चे खुद से करके नहीं सीखेंगे, CTET में मेनली उसी ऑप्शन की तरफ आपको जाना है जिसमें बच्चे खुद कर कर सीख रहे हैं। आपको ये नहीं देखना कि ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही हो सकता है। देखो CTET का मेन फंडा क्या है, उसके चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको सिर्फ उसमें से एक ऑप्शन ऐसा निकालना है कि जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें बच्चा ही इन्वॉल्व है। टीचर का इतना बड़ा कि टीचर हर जगह पे हेल्प कर रहा है, ऐसे ऑप्शन की तरफ आप मत जाना।
ये ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लर्निंग साइंस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स प्रमोट। देखो जो एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट क्या करते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं। जब कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो खुद ऑब्जर्व करेंगे, खुद उसको परफॉर्म करेंगे। इससे क्या होगा, इससे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और लर्निंग क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यार। आपको ऑप्शंस खुद से एलिमिनेट करने हैं। देखो आप खुद देखो, पैसिव लर्निंग नहीं, मैकेनिकल लर्निंग नहीं, सरफेस लर्निंग नहीं, ऑप्शंस वो खुद आपको इस तरीके से देंगे कि आप थोड़े सा भी अगर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो पेडागोजी में बिल्कुल भी एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म द रोल ऑफ टीचर इज। देखो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसमें टीचर का रोल क्या है, टीचर का रोल नॉलेज देना ही नहीं बल्कि लर्निंग को गाइड करना है। टीचर क्या करता है, एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करेगा, स्टूडेंट्स उसको एक्सप्लोर करने देता है, ठीक है। टीचर सिर्फ एक्टिविटी को डिज़ाइन करेगा, उनको बताएगा कि ये करो ये करो, ये मतलब इस बेस पर करो। तो इसका जो मतलब एक है, मतलब जैसे नॉलेज दे दी बस, उसके बाद और कुछ एक्टिविटी नहीं कराई ना कुछ कराया, तो बच्चों की लर्निंग थोड़ा होगी इससे ना, कुछ उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी ना, वो कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर मतलब कि जो बच्चों को इंस्ट्रक्ट थोड़ा ही ना देना नहीं है, उनको नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट कराती है टीचर, किस तरीके से उनको फैसिलिटेट करके, उनकी हेल्प करके। कंट्रोल भी नहीं हो रहा है इसमें, और ना इवेलुएटर है। इवेलुएटर मतलब उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने को बोलते हैं। तो टीचर से बच्चों से ही करवा रही हैं, तो ये फैसिलिटेटर का काम है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बेस्ट मेथड टू टीच प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज। देखो जो साइंस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से कॉन्सेप्ट इजीली समझ आते हैं, समझ रहे हो, ये बात तो सभी को पता होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए और उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी ना कराई जाए तो साइंस बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है। साइंस का मतलब ही यही है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जो लर्निंग है वो लॉन्ग टर्म हो जाती है। तो जो इसका राइट आंसर है, बेस्ट मेथड ऑफ टू टीच प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज क्या है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। लेक्चर मेथड नहीं है, ना डिक्टेशन है और ना इसमें मेमोराइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन स्टूडेंट्स एक्सप्लोर मटेरियल सेल्फ लर्निंग बिकम्स। जब बच्चे खुद से मटेरियल की एक्टिविटी को एक्सप्लोर करेंगे तो लर्निंग क्या हो जाएगी, पैसिव, एक्टिव, मैकेनिकल, सरफेस। देखो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसका आंसर क्या है। अगर आपको, चलो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर है मुझे पता है, आपको पता होगा, एक्टिव लर्निंग है। देखो जब स्टूडेंट्स खुद से एक्सप्लोर करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो लर्निंग क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और मीनिंगफुल बन जाती है। इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। देखो अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगी है प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपके जो भी फ्रेंड्स सीटेट पेपर 2 साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। और ये वीडियो ना देखो, जो मैंने ना सीटेट की सीरीज़ भी शुरू कर रखी है, सॉरी यूपी टेट की। जो बच्चे यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ये टॉपिक उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स ना सेम है सीटेट और यूपी टेट में। तो अगर आपको सच में सेशन हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और इसका अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ विद आंसर की चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो वहाँ पर मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ विद आंसर की टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूँगी। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिख के बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।